आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे प्रोविजन को बिल्कुल सरलता के साथ समझेंगे जिसे काफी सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। यह प्रोविजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि जो हमारी स्टेट है, जो हमारी सरकार है, उसे पूरे देश में हर सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसे बिल्कुल सरलता के साथ समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा लॉज के बारे में। देश में जितने भी लॉज हैं, अगर मैं इन्हें सरल भाषा में एक्सपैंड करूं तो लॉज दो टाइप के होते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज वही लॉज हैं जो क्राइम से डील करते हैं, यानी अगर हमारे समाज में क्राइम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं। क्रिमिनल लॉज दरअसल अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो डील करते हैं पनिशमेंट के साथ। इसमें क्राइम से डील करने के लिए पनिशमेंट लगाई गई होती है, जैसे कि फांसी, जैसे कि जेल में सजा, इवन ए फाइन और ए पेनल्टी। तो ऐसे कानूनों को कहते हैं क्रिमिनल लॉज। और एक और टाइप के कानून भी होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सिविल लॉज। सिविल लॉज जो प्रॉपर्टी से डील करते हैं, जो मैरिज से डील करते हैं, जो एडॉप्शन से डील करते हैं, सक्सेशन से डील करते हैं, इवन डिवोर्स से डील करते हैं। ऐसे कानूनों को हम लोग कहते हैं सिविल लॉज। तो यानी ब्रॉडली अगर मैं बोलूं तो हमारे पास दो कानून हैं, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज। अगर मैं क्रिमिनल लॉज देखूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर है, तो चाहे हमारे देश का कोई भी सिटीजन, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, तो उन सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी। चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं या कोई भी संगीन अपराध करते हैं तो सजा सेम है। इस विषयों में क्रिमिनल लॉज में सजा देते टाइम हम लोग धर्म नहीं देखते, ये सामान्य है। अगर मैं सिविल लॉज की बात करूं तो जैसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड लॉज है, किसी से पैसा लेने के रिलेटेड कोई लॉज है, तो तकरीबन वो सेम है हर नागरिक के लिए। लेकिन जो डिफरेंस आती है वो डिफरेंस आती है पर्सनल लॉज में। अब आप बोलेंगे पर्सनल लॉज क्या हुए? पर्सनल लॉज हुए जिसे मैं बोलूंगा मैड्स, MADS, यानी मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स और सक्सेशन। ये हर एक सिटीजन के लिए सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है ये भी आपको बता दूं, क्योंकि मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स या सक्सेशन ये हमारे यहां पर रिलीजन के हिसाब से डिफरेंट है। मैं मैरिज की एग्जांपल आपको अगर लेके बता दूं तो हिंदूज की जो मैरिज से कानून डील करता है, इट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वहीं जो कानून मुस्लिम की मैरिज से डील करता है, दैट इज द शरीयत एक्ट। वो 1937 में लागू हुआ था और उसी में है मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, जो मुस्लिम्स की मैरिजेस, डिवोर्स, सक्सेशन से डील करता है। यानी हिंदू और मुस्लिम्स के लिए सेम लॉज नहीं है व्हेन इट कम्स टू मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स और सक्सेशन। तो ये चीज आपको समझनी है। यानी दो कानून हमारे पास हैं। क्रिमिनल लॉज पूरे भारत के हर एक नागरिक के लिए सेम है। सिविल लॉज और उसमें भी पर्सनल लॉज, मैड्स वाले, मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स, सक्सेशन, ये सिटीजन्स के लिए सेम नहीं है। इसी डिवोर्स में एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस उस राशि को कहते हैं जो हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑब्लिगेटेड है देने के लिए आफ्टर द डिवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस का जिक्र है, लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट में या मुस्लिम डिवोर्स के रिलेटेड मेंटेनेंस का कोई जिक्र नहीं है। तो यहां पर एक बड़ी डिफरेंस आ जाती है जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस अमाउंट की। अब इसी से जुड़ा हुआ एक केस है जिसे हम लोग कहते हैं शाहबानो केस। शाहबानो केस वो केस है जिसने इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड चिंगारी को और ज्यादा हवा दी थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स आने वाली सरकारों पर आर्टिकल 44 में जिम्मेवारी देके गए कि आप भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई केस है
इसके रिलेटेड वो है शाह बानो केस। अब शाह बानो केस है क्या, वो समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। चलिए माना कि हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस का जिक्र है, शरीयत लॉ में मेंटेनेंस का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पता होगा देयर इज वन बुक, लॉ बुक, जिसे हम कहते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वो तो धर्म के आधार पर नहीं बना, वो तो सब नागरिकों के लिए कॉमन है। इसी सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 125। ये कहता है कि एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस, उसे मेंटेन करना है। यानी एक कमाऊ आदमी, जो भी कमाऊ आदमी है, सेक्शन 125 सीआरपीसी का यह कहता है कि उसे मेंटेन करना है। किस किस को? उसकी वाइफ को, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अपने माइनर चिल्ड्रन को, और इवन अपने फादर और मदर यानी पेरेंट्स को। अब यहां पर दो चीजों पे गौर करिएगा। यहां पे लिखा है एनी पर्सन, यानी वो किसी भी धर्म का हो सकता है, हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, सबके लिए समान रूप पर यह सेक्शन 125 एप्लीकेबल है। उसको अपनी वाइफ को मेंटेन करना है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि वाइफ का मतलब वो वाइफ तो है ही है जो हमारे साथ शादीशुदा जिंदगी में हमारे साथ निभा रही है। डिवोर्स के बाद भी जो वर्ड यूज किया गया है वो वाइफ ही है। यानी हमारी वाइफ को डिवोर्स के बाद भी सेक्शन 125 में वाइफ ही बोला गया है। यानी सेक्शन 125 मुझे यह कहता है कि मैं मना नहीं कर सकता मेंटेन करने से अपनी वाइफ को, चाहे मेरे साथ वो मैरिड है या हमारा डिवोर्स हो चुका है। इट इज कॉमन फॉर ऑल। ये धर्म देखकर नहीं बना है, ये चीज आपको याद रखनी है, सीआरपीसी का सेक्शन 125। अब यहां पर चीजें क्या जुड़ी? चीजें ये हुई, केस की ओर अगर चले तो शाह बानो की शादी 1932 में एक बहुत ही बड़े एडवोकेट अपने टाइम के एम ए खान से हुई थी, और यह शादी इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। शादी के कुछ सालों के बाद शाह बानो के हस्बैंड एम ए खान दूसरी शादी करते, और 1978 आते आते वो 200 रुपए पर मंथ जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो अपनी वाइफ को देंगे मेंटेन करने के लिए, उससे मना कर देते हैं कि अब तेरे को मैं मेंटेनेंस अमाउंट नहीं दूंगा। 1978 में शाह बानो की जो एज है वो 62 ईयर्स है। ये चीज याद रखिएगा, अब वो इतनी बुजुर्ग हो चुकी है, वो कहीं जा भी नहीं सकती। तो ये 200 रुपए का अमाउंट इसके लिए बहुत ज्यादा है। शाह बानो अपने हस्बैंड से पैसा मांगती है। हस्बैंड उसे कहता है कि मुस्लिम कानून में कोई जिक्र नहीं है मेंटेनेंस अमाउंट का। वहीं शाह बानो को कोई इंसान सजेस्ट करता है कि आप सेक्शन 125 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर केस कीजिए अपने हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया था कि सेक्शन 125 कहता है एनी पर्सन, उसे अपनी वाइफ को मेंटेन करना ही करना है। तो शाह बानो नवंबर के महीने में जब उसका हस्बैंड उसे ट्रिपल तलाक दे देता है, उसके बाद वो इंदौर के कोर्ट में केस करती है अंडर सेक्शन 125। इंदौर का कोर्ट अगस्त 1979 में फैसला देता है कि एम ए खान साहब को 25 रुपए पर मंथ शाह बानो को देना है। शाह बानो का हस्बैंड इस फैसले को चैलेंज करता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और यह कहता है कि मुस्लिम्स में मेंटेनेंस का कोई प्रावधान है ही नहीं, तो मैं इसको मेंटेनेंस अमाउंट क्यों दूं। शाह बानो का वकील यह आर्ग्यू करता है कि हम मुस्लिम लॉ के अंतर्गत पैसा मांग ही नहीं रहे, हम मेंटेनेंस अमाउंट मांग रहे हैं अंडर सेक्शन 125 विच इज यूनिवर्सल, यानी उसमें एनी पर्सन लिखा हुआ है। हाई कोर्ट एम ए खान को यह कहता है कि आप वो 25 रुपए महीना छोड़िए, अब आप अपनी वाइफ को 179 रुपीज 20 पैसा देंगे एज मेंटेनेंस अमाउंट। अगर एम ए खान साहब आर्ग्यू ना करते तो 25 रुपए पे ही निपटारा हो जाता। अब हाई कोर्ट उन्हें कहता है कि 179 रुपीज और 20 पैसा आप अपनी वाइफ को दीजिए। एम ए खान क्योंकि वकील थे,
वो इसे चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है वो बताने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाह रहे हैं एट अफोर्डेबल प्राइस, तो अनअकैडमी आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाया है एट 24,999 में। इसके साथ आपको हमारा निश्चय 2026 जो कि मेंस ओरिएंटेड बैच है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप एडिशनल डिस्काउंट के लिए मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऑफर के बारे में और जानिए। वहीं आपको बता दूं अनअकैडमी आपके लिए रहा है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। ये 26 अक्टूबर को हो रहा है, 11 बजे सुबह और 5 बजे शाम को। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप मैकबुक्स, आईपैड, स्मार्ट वॉचेस भी जीत सकते हैं। उसी के साथ साथ आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं हमारे कोर्सेज में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एनरोल कीजिए। वहीं अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन कोई फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया ALN ऐप। इसको डाउनलोड करिए और कोई भी भाषा आप सीखिए फ्रॉम द स्क्रैच। तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है MA खान वर्सेस शाहबानो इसी मेंटेनेंस अमाउंट के ऊपर। आर्गुमेंट यह था कि इस्लाम में मेंटेनेंस की कोई जगह नहीं है। शाहबानो के वकील थे दानियाल लतीफी, यह नाम याद रखिएगा क्योंकि बाद में काफी सारी कमेटीज के और केसेस के ये खुद पार्ट थे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया 1981 में, तब जो बेंच इसे देख रहा था उसमें थे जस्टिस मुर्तजा फजल अली, A वंदराजन। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को और गंभीरता के साथ समझने के लिए दो पार्टीज को और मेंबर बनाया। एक थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको भी इसमें केस में पार्टी बनाया गया। जमातुल उलमा हिंद, इनको भी इस केस में पार्टी बनाया गया और इस मैटर को रेफर किया गया 5 जज बेंच के पास, जिसमें खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे, रंगनाथ मिश्रम थे, DA देसाई थे, चिन्नप्पा रेड्डी थे, ES वेंकटरमण थे। सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जो अपील हुई है वो सेक्शन 125 के अंतर्गत हुई है। वहां पे दानिया लतीफी ने कोट किया कुरान को और यह कहा कि हमारा कुरान में यह साफ साफ लिखा है कि एक अर्निंग हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करना है। तो जब हमारी धार्मिक किताब ये कह रही है तो MA खान साहब उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। जजेस ने बड़े अच्छे से सुना, बाकी हर एक पार्टी की बात भी सुनी। उसके बाद जजेस ने यह नोट किया कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 44 है वो भी तो डील कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दानिया लतीफी साहब को, शाहबानो को मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी। हुआ क्या? हुआ यह कि तब प्राइम मिनिस्टर, जब ये केस का फैसला आया तो काफी ज्यादा दंगे भी बिगड़े। हमने देखा कि ब्रेवली समाज के कुछ लीडर्स ने दंगे भी किए। तब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी प्रेशर में एक एक्ट लेके आते हैं, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये एक्ट लाया गया था कहीं ना कहीं जो शाहबानो केस की जजमेंट आई थी, जिसने कहा था कि हां मुस्लिम हस्बैंड को भी अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी है, उसको सरपास करने के लिए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस एक्ट को एक बार खोलिए। इस एक्ट के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ द शाहबानो केस। इसमें यह कहा गया कि एक मुस्लिम हस्बैंड, इस एक्ट में कहा गया जो राजीव गांधी साहब की सरकार ने पास किया, उसमें यह कहा गया कि मुस्लिम हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी है बट ओनली फॉर 90 डेज, क्योंकि 90 डेज के पीरियड को इस्लाम में कहा गया इद्दत पीरियड। इस इद्दत पीरियड में जो मुस्लिम महिला है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इस इद्दत पीरियड के बाद ही वो दूसरी शादी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट ने सरपास कर दिया जो शाहबानो केस की जजमेंट आई थी, रिप्लेस किया 90 डे पीरियड या इद्दत पीरियड के साथ। तो कहीं ना कहीं जो शाहबानो के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका थी उसे डिमिनिश किया गया। काफी सालों के बाद उत्तराखंड पहली स्टेट बनती है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया। रिसेंटली इस पे एक मूवी भी बन रही है
और ये इशू वापस से लाइमलाइट में जरूर आएगा। मैंने काम किया आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड और शाह बानो केस को बिल्कुल आसानी से समझाने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।